नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उन्मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी वो मामला है जिसके पैमाने पर हमारी संस्थाएं फेल भी हुई हैं, कभी कभी पास होकर हमेशा टॉपर बने रहने का खुशनुमा भ्रम भी पैदा करती रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी कौन तय करता है, इसका भी फैसला होना चाहिए। कभी कोई धार्मिक संगठन आ जाता है, कभी कोई राजनीतिक आ जाता है, तो कभी न्यूज चैनल भी आ जाता है। तमाम फैसले के बाद भी अभिव्यक्ति की आजादी का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। आहत योग्य भावनाएं सदियों से हमारी अभिव्यक्ति पर पहरा दे रही हैं। चुनाव आते ही धार्मिक ग्रंथों की तुलना से लेकर अपमान तक का मामला अभिव्यक्ति की आजादी का इम्तिहान लेने लगता है। मौजूदा संदर्भ में तमिलनाडु के लेखक पेरुमल मुरुगन का मामला है, जिनके बारे में चेन्नई हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। पिछले साल जनवरी में मुरुगन ने फेसबुक पर लिखा था कि लेखक पी मुरुगन मर गया है, वो भगवान नहीं कि अब पुनर्जीवित होगा। चेन्नई हाईकोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की गई कि मुरुगन की किताबों को वापस ले लिया जाए और आपराधिक मामला चलाया जाए, क्योंकि इससे जाति और धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं। चेन्नई हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी और अपने फैसले में जो लिखा उसे मील का पत्थर बताया जा रहा है। चीफ जस्टिस सीजे कौल और जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण ने यह फैसला लिखा है। मुरुगन की एक रचना वन पार्ट वुमन को लेकर विवाद हुआ था। इस कहानी के पात्र बच्चा न होने के सामाजिक दबाव में हैं। समाज के दबाव में एक धार्मिक मौके पर स्त्री किसी पराये मर्द से संबंध बनाती है। इसी कथा को लेकर कुछ लोग भड़क गए कि अश्लील है और इससे स्थानीय संस्कृति और परंपरा बदनाम हुई है। चेन्नई हाईकोर्ट अपने फैसले में उस मुरुगन को पुनर्जीवित होने के लिए आदेश देता है, जिसने अपने मरने का ऐलान कर दिया था। अदालत का कहना है कि उठो और लिखो। एक जीवित लोकतंत्र के नागरिक की पहचान यही होती है कि वो समय के साथ अपने विरोधी के संग चलना सीखे। हर लेखन किसी के लिए आपत्तिजनक है, इसलिए उसे अश्लील, अभद्र, अनैतिक नहीं कहा जा सकता। भारत का संविधान, ये अदालत के फैसले में लिखा है, भारत का संविधान दुनिया के सबसे उदार और आधुनिक होने का लाभ प्राप्त है उसे। हमारे संविधान का एक सबसे यादगार अधिकार है कि बोलो अपने मन से, लिखो अपने मन का। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पर कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बाद भी लिखने और बोलने की हदें काफी बड़ी हैं। यह फैसला अपनी प्रस्तावना से लेकर अंजाम तक पढ़ने लायक है। क्या लिखें और किस हद तक लिखें कि आपकी हमारी समझ को बेहतर करती है, इससे बेहतर होती है। एक ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर मौजूद ट्रोल के भय से कई लोग लिखने से डरते हैं, कई लोग अदालत तक नहीं जा पाते, कई लोग वकील ढूंढते रहते हैं कि लेके चलो मुकदमा करते हैं, ना लिखने का माहौल बनाना भी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ एक तरह से माहौल बनाना है। इसके लिए आपको अदालत से बैन की मांग नहीं करनी पड़ती है। सरकार और राजनीतिक दल मिलकर गुप्त रूप से तैयार किए गए जैविक दल बल के आधार पर आपको भयभीत कर देते हैं। लिखने पर बदनाम करने का अभियान चलाना भी एक किस्म का एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ राजनीतिक प्रपंच है। फैसले की प्रस्तावना में चीफ जस्टिस कौल लिखते हैं कि समाज किसी किताब को पढ़ने के लिए, किताब जो कहती है उससे बिना आहत हुए आत्मसात करने के लिए तैयार है या नहीं, इन सब बातों पर वर्षों से विवाद होता रहा है। समय बदल गया है, पहले जो स्वीकृत नहीं था अब स्वीकृत है। लेडी चैटरलीज लवर इसका क्लासिक उदाहरण है। पढ़ने का विकल्प पाठक का होता है। साहित्यिक स्वाद में अंतर हो सकता है, किसी के लिए जो सही है और स्वीकृत है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो, फिर भी लिखने का अधिकार निर्बाधित है, बेरोक टोक है। अगर कोई कंटेंट संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देता है या उसके बरखिलाफ है, नस्लीय मसलों को उभारता है, जाति का अपमान करता है, इस निंदा का की संवाद है, उसमें सेक्स से संबंधित स्वीकार न की जाने वाली बातें हैं, मुल्क के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात हो, तब तो बेशक राज्य हस्तक्षेप करेगा। लेडी चैटरलीज लवर पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था। यहां चेन्नई हाईकोर्ट के 2 जज एक किताब से बैन हटाने के लिए इसी उपन्यास का उदाहरण देते हैं। फैसले में यह भी लिखा जाता है कि मुरुगन को भय में नहीं रहना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए और अपने लेखन के कैनवस का विस्तार करना चाहिए। उनका लेखन साहित्य में योगदान माना जाएगा। बावजूद इसके उनसे असहमत होने वाले लोग भी होंगे, मगर इसका हल यह नहीं कि लेखक खुद को मरा हुआ घोषित कर दे। वो उनका मुक्त फैसला नहीं था, बल्कि एक बनाई गई स्थिति में लिया गया था। इस फैसले से लेखक, कलाकार रोमांचित क्यों हैं? इससे क्या ऐसा बदल गया है कि उन्हें लगता है कि अज्ञात शक्तियों के बनाए भय के वातावरण में इसके सहारे वे अब कुछ भी लिख सकेंगे, कुछ भी चित्रित कर सकेंगे? क्या यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में दिए गए पहले के तमाम फैसलों से ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा साहसिक है और लीक से हटकर है? क्या इस फैसले ने बंदिशों के दायरे में हमें अनंत जगह भरने का प्रयास किया है, जहां हम कुछ भी लिख सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं? सिद्धार्थ भाटिया ने इस पर अपना एक मत पेश किया है हिंदू अखबार में, और उनको ऐतराज है कि फैसले का आधार तर्कसंगत नहीं है। किताब लोकप्रिय है, आलोचकों ने सराहना की है, लेखक को पुरस्कार मिले हैं, यह सब आधार क्यों बनाया गया?
यह आधार क्यों नहीं बना कि रूढ़िवादी समाज से बगावत करने का अधिकार किसी लेखक को है? इससे तो यही लगता है कि कानून उसी लेखक की रक्षा करेगा जो मुख्य धारा में सफल और सम्मानित रहा है। मुरुगन लोकप्रिय या सम्मानित हैं तो उनको छूट मिलेगी, मगर मंटो जैसा लेखक अगर सम्मानित नहीं है तो उसे छूट नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ कहते हैं कि 50 साल पहले लेडी चैटरली लवर पर लगे बैन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने सही ठहराया था। 50 साल बाद इसे गलत बताया जा रहा है। जाहिर है दोनों ही फैसले जज केंद्रित हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि कोई जज किस केस के बारे में कैसा महसूस करता है। क्या यह फैसला वाकई मुरुगन जैसे लोकप्रिय या पुरस्कृत लेखकों के लिए इस फैसले के बाद भी कानून की कोई निश्चित प्रक्रिया स्थापित करता है जिसके आधार पर कोई भी लेखक अपने लिए इंसाफ की मांग करेगा? अदालत ने कला संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया है जो ऐसे मामलों में क्या किया जाए इसकी रूपरेखा तय करेगी। उनकी गाइडलाइन को पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास भिजवाया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में मुकदमा शुरू होने से पहले ही सजा का ऐलान कर दिया जाता है जो ठीक नहीं है। लोगों का दबाव रहेगा, ये उस सब फैसले में लिखा है, मगर राज्य उस दबाव को लेखक या कलाकार पर हावी ना होने दे। अन्य तरीकों से उन्मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार को सुरक्षित रखे। कानून बनाए रखने के नाम पर कलाकार को अपने स्टैंड से मुकरने के लिए मजबूर ना करे। ना ही नॉन स्टेट एक्टर को इजाजत होगी कि वो तय करे कि क्या अनुमति योग्य है और क्या नहीं। समाज के एक तबके से जब भी किसी लेखक या कलाकार पर हमला होगा, राज्य को पुलिस सुरक्षा देनी होगी। प्रकाशकों की भूमिका के बारे में भी इस फैसले में कई अच्छी बातें हैं। कई बार प्रकाशकों पर हमला हो जाता है, दबाव हावी हो जाता है। हाल ही में राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स छापने से कई प्रकाशक मुकर गए। राणा अयूब को गुजरात फाइल्स खुद ही छापनी पड़ी। कई बार छपी हुई किताब प्रकाशक वापस ले लेते हैं। वेंडी डोनियर की द हिंदूज एंड अल्टरनेटिव हिस्ट्री को लेकर भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस फैसले को जिस उत्साह से पढ़ा जा रहा है, इसके अंशों को प्रकाशित किया जा रहा है, हमें लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। क्या यह फैसला मुक्त उन्मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी के मामले में नजीर है या इसका संदर्भ सिर्फ मुरुगन की किताब तक ही सीमित है? हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संजीव कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, और विराग गुप्ता साहब वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आते ही रहते हैं आप तो। संजीव, दर्शकों के लिए जो कई बार मकबूल फिदा हुसैन से लेकर बहुत सारे विवादों की लंबी श्रृंखला है, उसमें अभिव्यक्ति की आजादी का मामला आता रहता है, अभी भी आता है, आजकल भी चल रहा है। वैसे संदर्भ में जो सिद्धार्थ भाटिया ने भी सवाल उठाया है, ये क्यों इतना उत्साहित कर रहा है? क्या इसलिए कि इसमें लेखकों को पसंद आने वाली टिप्पणियां हैं, या इसलिए कि इसमें सचमुच कोई ठोस दिशा नजर आती है कि अब से ऐसा ही होगा जब भी ऐसा मामला आएगा? देखिए रवीश, वो गौतम भाटिया का लेख है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गौतम भाटिया साहब का, और शायद कई चीजों की ओर उन्होंने सही ध्यान दिलाया है। लेकिन मैं पहले इसी पे बात करूं कि इतने उत्साह के साथ क्यों इसे रिसीव किया गया। ये फैसला ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इस अर्थ में नहीं है कि इस तरह का कोई फैसला पहले नहीं आया था। कई फैसले इस तरह के आए हुए हैं। खुद जो चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में रहते हुए हुसैन के मामले पर जो फैसला दिया, उसका टोन इससे कुछ कम नहीं था। लेकिन ये जो वक्त है, देश का ये जो दौर है, जिसमें हर तरह की अभिव्यक्ति को कुंठित करने का प्रयास चल रहा है, दकियानुसी ताकतों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे समय में जिस भाषा के साथ ये जजमेंट आया है, उसे पढ़कर आपने सही कहा कि क्या लेखकों को पसंद आने वाले हिस्से बहुत हैं। हाँ, सचमुच पसंद आने वाले हिस्से हैं, क्योंकि वो अपने चारों तरफ वो खतरे देख रहे हैं। अब आप बताइए कि एक जजमेंट इस शानदार वाक्य के साथ खत्म होता है कि मुरुगन को पुनर्जीवित होना होगा। याद कीजिए कि मुरुगन ने, आप खुद ही बताया, खुद ही कहा कि मैं मर चुका हूं। तो मुरुगन को पुनर्जीवित होना होगा उस काम को करने के लिए जो कि वो सबसे बेहतर कर सकते हैं, लिखना। ये फैसला कह रहा है। साथ में ये फैसला जो शांति वार्ताएं कराई जाती हैं प्रशासन की ओर से आहत समुदाय और लेखक के बीच में, उस तरह की शांति वार्ताओं की क्या वैलिडिटी है, वो कैसे होनी चाहिए, और वो मुख्य स्वर उसका किसके पक्ष में होना चाहिए, इसके बारे में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है। मेरे सामने ये फैसला रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मैं शब्दशः इसे पढ़ नहीं पाया हूं शुरू से। अगर उसको सारांश भावांश बता दे तो अच्छा है। हाँ, उसका सारांश यही है। उसमें 3-4 पॉइंट्स जो दिए गए हैं शांति वार्ता को लेकर, उसमें पहली ही बात ये कही गई है कि जो प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन
ये होना चाहिए। ये इस दृढ़ धारणा के साथ ही इस तरह की कोई बातचीत हो सकती है। यानी जब प्रशासन इंटरवीन करता है और आहत समुदाय और लेखक के बीच में वो बातचीत कराता है, तो दरअसल उसे फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन की दृढ़ धारणा के साथ इस बातचीत में शरीक होना चाहिए। और उसे लेखक पर यह दबाव कतई नहीं बनाना चाहिए कि तुम अपने शब्द वापस ले लो किसी के दबाव में। और यह तब तक जब तक कि वो 19(1)(a) धारा के तहत अभिव्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करता हुआ वक्तव्य है। अगर वह कोर्ट के द्वारा 19(2) के तहत ऑब्जेक्शनेबल माना जाता है तो बात अलग है, और फिर वो कोर्ट के पाले में उसका खेल होगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे सूत्र हैं जिनको एक लेखक को अपने पास रखना चाहिए आगे के किसी भी मौके के लिए। विराट, देखिए, ये एक व्यक्ति केंद्रित जजमेंट है, और मैं समझता हूं कि उसमें जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे दूसरे जजमेंट हैं, उन पहलुओं की उपेक्षा हुई है, तो इसका कोई संस्थागत लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर इसको हम 2-3 तरीके से देखें, पहले नंबर पे अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में सिखों के खिलाफ चुटकुले बनाने की एक पिटीशन आई इंटरनेट में, और चुटकुले होते हैं, सारे समुदाय के खिलाफ हैं, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस इशू की। इसका मतलब कि एक समुदाय विशेष को आप केंद्रित करके नहीं बना सकते हैं, किसी भी तरह का सामग्री है। अब उन्होंने जो बातें बोली हैं वो 19 में सारे तरह के जो फ्रीडम है सारी तरह की हैं, चाहे किताब की हो, चाहे पिक्चरों की हो, चाहे किसी तरीके की हो। तो अगर पिक्चर बनाने के लिए आपको सेंसर बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है, तो क्या इस जजमेंट के माध्यम से उन्होंने किताबों के लिए एक नए सेंसर बोर्ड का उन्होंने एक प्रस्ताव दे दिया है कि लेखकों और सारे लोगों की एक समिति बनाई जाए, तो क्या हर किताब के पहले एक नया सेंसर बोर्ड क्लियर करेगा? ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए सरकारें कि जो थानेदार है, थाने तक के पुलिस अधिकारियों को ये पता हो कि ऐसे मामलों में कैसे निपटेंगे वो। नहीं, उसमें तो है ना, क्योंकि हो ये रहा है कि पहले सजा दे दी जाती है, बाद में मुकदमा चलता है। उन्होंने पैरा 181 में ये बोला है कि पुलिस अधिकारी इस बात के लिए इक्विप नहीं होते हैं कि इस तरह के लेखिकीय मसलों पर निर्णय ले सकें। और कानून ये बोलता है कि पुलिस अधिकारी ऐसे मसलों पर निर्णय ले ही नहीं सकते हैं। सिर्फ सरकार ही निर्णय ले सकती है। इवन अदालत को भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि निर्णय सरकार को लेना है कि क्या बैन करना है, क्या बैन नहीं करना है। पर इस निर्णय में जो सबसे बड़ी खामी है वो खामी यह है कि उन्होंने एक प्रिजम्पशन किया है कि जो उपन्यास है ये फिक्शन है, जबकि आरोप ये था कि उसमें जो तथ्य हैं वो सही हैं और एक समुदाय को केंद्रित कर रहे हैं। और उस समुदाय के फैसले में ये लिखा हुआ है कि जब तक वो तमिल में किताब है, उपन्यास है, किसी ने उसे गलत साबित करने के तथ्य सामने नहीं रखे हैं। प्रश्न इस बात का है कि तथ्य सामने नहीं रखे, सिर्फ दावा कर दिया गया कि नहीं हमारे खिलाफ है। एक भीड़ आ जाए, कहे कि आप जो कह रहे हैं वो हमारी भावना के खिलाफ है, और कोई तर्क ना दे, कोई तथ्य ना दे। आप देखें, जितनी भी पिक्चरें बनती हैं, जितनी बायोपिक बनती हैं, वो कई बार सही बनती हैं, पर उसके बावजूद उसमें नीचे लिखा जाता है, चाहे फूलन देवी हो, चाहे मिल्खा सिंह हो, कि इनका सही घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। तो अगर वो डिस्क्लेमर करते, अगर ये लिख दिया है तो सब ठीक है, नेचुरली उसमें ये बोल सकते थे कि ये हमारा सत्य घटनाओं से वास्ता नहीं है, क्योंकि जो उसमें आरोप लग रहे हैं कि उस समुदाय की महिलाओं ने बोला कि आज हमारे अपने बच्चों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा जा रहा है। तो ये यहाँ पर फैक्चुअली करेक्ट इनकरेक्ट है। तो बुलवाया भी जा सकता है ना, आप तो वकील हैं। देखिए, अगर कोई लॉजिक ट्रांसफर कर दी जाए तो एक बड़ा हिस्सा मानने लगेगा। उस फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि कोई साहित्यिक कृति या कलात्मक कृति सबके लिए तो होती नहीं है, ठीक है, सबके लिए तो नहीं होती है, और धीरे धीरे लोग पढ़ना समझना सीखते हैं, उसको आत्मसात करना सीखते हैं। तो इन सब बातों की तरफ भी इशारा है। ऐसा नहीं है कि वो एक भीड़ की तरह। उन्होंने 3 पेज में सुब्रमण्यम स्वामी के डिफेमेशन केस का जिक्र किया है, 3 पेज में। पर डिफेमेशन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका फंडामेंटल राइट है, तो आपको सेंसिबल होना और अकाउंटेबल होना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो अब यहीं पर तो गतिरोध हो जाता है कि फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी की, जो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बात आई थी कि मेरी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां दूसरे की नाक नहीं चालू होती है। अब इस बात का फैसला कौन करेगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जहां पर हम मिस कर रहे हैं कि इस बात का फैसला कौन करेगा। वो जो अभी संजीव ने कहा कि जो शांति कमेटियां बनाई जाती हैं स्थानीय स्तर पे तुरंत कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, उसकी वैधता अवैधता पर एक तरह से टिप्पणी है कि क्या होनी चाहिए। एक सवाल उठ रहा, अभी तक किसी ने उसके स्वरूप पर तो कल्पना की नहीं कि कैसी होनी चाहिए। इसका कोई गाइडलाइन तो है नहीं। मैसूर में किसी और तरीके से बन सकता है, दिल्ली में किसी और तरीके से ऐसा आयोजन हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको भी तो ध्यान में रखिए। भाई, लिखने का जो अपना अधिकार है, बहुत सारे लोग ऐतिहासिक चीजों पे शोध करके उसे उपन्यास में बदलते हैं। ये भी एक जॉनर है,
ये भी एक लिखने का जॉनर है, वो बिल्कुल सही सही दस्तावेज ना हो लेकिन वो बिल्कुल करीब करीब होता है। हर चीज में ये खंडन लगा के अगर किताब छपते रहे तो फिर वो बात कहां तक पहुंचेगी? प्रहलाद नीलानी टाइप का कोई व्यक्ति अगर उस समिति का अध्यक्ष बन जाएंगे, हर चीज को रोक देंगे। देखिए, बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है, जिस व्यापक प्रश्न पे सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक मत होने की आवश्यकता है कि इंटरनेट के दौर में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध होना ही क्यों चाहिए। अभी देखिए, आप ये कह रहे हैं, हमारा ये कहना है कि प्रतिबंध ही नहीं होना, प्रतिबंध ही क्यों होना चाहिए जब इंटरनेट में आपको रोक नहीं सकते हैं। यूट्यूब में सारी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं, तो आपने सेंसर बोर्ड क्यों रखा है? आप कोई भी ब्लॉग लिख सकते हैं, तो आप किताबों के लिए आपने ISBN नंबर क्यों रखा है? इस व्यापक प्रश्न पे मैं समझता हूं कि बहस की आवश्यकता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गैर कानूनी है, सरकार ने बोला गैर कानूनी है, पर सरकार ने बोला कि हम इसको रोक नहीं सकते, हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है। तो क्या जहां पर आप रोक सकते हैं गांव में जाकर के, जहां पर उसी लेखक को रोकेंगे, बाकी जो बड़ा आदमी है वो इंटरनेट पर सब कुछ कर सकता है, उसको आप नहीं रोकेंगे? तो प्रतिबंध होने ही क्यों चाहिए? मैं समझता हूं कि यहां थोड़ा कानून के ढांचे की बात कर रहे हैं और लग भी रहा है कि तर्कसंगत बातें हैं कि आप अगर गांव के एक लेखक को आप धमका दें और इसका, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो लिख रहा है ना, आपका एक पहलू है कि उस प्रक्रिया को कैसे तय करें जब ये विवाद हो जाए तो, और एक जो विवाद होने से पहले जो वो लिख रहा है वो क्या लिखे ये कौन तय करेगा? देखिए, चिराग जी की कई बातों से विराग जी की कई बातों से मैं मुतमईन हूं, और आपने तो कानून के विशेषज्ञ को ही बिठा दिया है, तो हम साहित्य वाले लोग उसमें ज्यादा क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं 2-3 चीजें जो मुझे एक बार सुनने पे लग रही हैं, मैं उनकी ओर ध्यान दिलाऊंगा। पहली बात तो यह कि जिस कमेटी को बनाने की बात इसमें की गई है, वो कहां पे उसका जिक्र आया है? शांति वार्ता के लिए जो गाइडलाइंस जजमेंट ने दी हैं, उसमें ये चौथे पॉइंट पे है। और चौथे पॉइंट पे है तो उसमें एक तरह से आप ये कहें कि कोर्ट ये चाहता है कि जब आप शांति वार्ता कर रहे होते हैं तो पुलिस प्रशासन सीधे सीधे किसी की तरफ खड़ा न हो, इसलिए वो एक कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। वो कोई ट्राइब्यूनल तो है नहीं कि उसका फैसला एक तरह से अंतिम फैसला माना जाएगा, ये तो बात की ही नहीं गई है। हर समय कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की इजाजत है, उसके लिए अनुमति है लेखक को और दूसरे पक्ष को भी। एक बात तो ये, इसलिए मुझे लगता है कि इस नुक्ते को लेकर, ये जो चौथा पॉइंट है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो विराग जिसका जिक्र कर रहे थे कि अगर आपकी कुछ कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, तो कुछ कर्तव्य भी होंगे, और इनका फैसला कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं, इनका फैसला कोर्ट करेगा। अब कोर्ट के फैसलों पर भी हम कई बार खुश नहीं होते हैं, ये संभव है। हमने कोर्ट के कई फैसलों पर इस तरह से बातें की हैं जिससे कि हम अपने आप को सहमत नहीं पाते हैं। तो अब इसमें एक सब्जेक्टिविटी रहेगी, हमको मानकर चलना पड़ेगा कि जैसे तापमान नापने के लिए आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव तथ्य की तरह, वस्तुनिष्ठ तथ्य की तरह तापमान आ जाता है, ठीक उसी तरह इसमें वो मापदंड लागू नहीं हो पाएंगे। उसकी एक सब्जेक्टिविटी हमेशा रहेगी, और वो सब्जेक्टिविटी आपको इस फैसले में भी दिखाई पड़ती है। अगर कोई विरोधी ये सोच रहा हो आपके जवाब, आपकी बातों को सुनते हुए कि भाई हमारी अपनी संस्कृति है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उससे हम आहत हो सकते हैं, तो उसको क्या फिर तर्क आप देंगे? फिर वो कहेगा कि आप जो लिख रहे हैं कम से कम इतनी जवाबदेही होनी चाहिए कि आप ऐसा ना लिखें कि वो समाज या जाति या धर्म वो लांछित होता हुआ नजर आए। नहीं, जाहिर सी बात है कि उसके लांछित होने को लेकर भी संविधान में प्रावधान हैं, और आप किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नहीं जा सकते, इसके बारे में कुछ नियमावलियां बनाई गई हैं वहां, इसको लेकर भी। और खुद ये फैसला इसके बारे में बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि जो कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं वो आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, लेकिन डिस्टर्बिंग होंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी हर कलात्मक अभिव्यक्ति का गला घोट दिया जाए। और जैसे खुद इन्हीं जज ने MF हुसैन के मसले पर जो अपना फैसला सुनाया था, उसमें उन्होंने पिकासो को कोट किया था, वो इसमें भी कोट किया है। क्या है वो कथन? थोड़ा वो कथन पिकासो ये कहता है कि कलाएं हमेशा सूदिंग नहीं होंगी, मैं वो ठीक शब्द निकाल लाऊंगा, ठीक है, और जो उस तरह से सुसंगत और आपकी धारणाओं के अनुरूप होगा वो कला नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह के
उदाहरणों को सामने ला रहे हैं, इससे पूरे जजमेंट का एक टोन प्रकट होता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये किसी एक कृति पर दिया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि इसकी जो या एक व्यक्ति पर दिया हुआ फैसला नहीं है। इसका पूरा टोन एक बहुत बड़े सृजन कर्म पर, कलाकर्म पर लागू होता है। या लोगों को भी समझने में ये फैसला मदद कर रहा है कि आप किसी कृति को कैसे समझें, किसी लेखक को कैसे देखें। बिल्कुल। कई बार हम उसे अपने समुदाय के खिलाफ खड़ा हुआ देखने लगते हैं, कई बार उसे हम अपने राजनीतिक निष्ठा के खिलाफ खड़ा हुआ देखने लगते हैं। एमएफ हुसैन मामले में दो बातें हैं। पहली गलतफहमी ये है कि जो जजमेंट दिया था उसमें उन्होंने कोई पेंटिंग को वैध ठहराया था, ऐसा नहीं था। वहां पर मामला इस बात का था, वो विदेश में जब गए थे उनके खिलाफ जो सम्मन्स थे, पूरे देश भर में जो मामले चल रहे थे उसके मामले में था। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जजमेंट के बावजूद भी एमएफ हुसैन कभी भारत नहीं आ पाए और उनको कोई राहत नहीं मिली, तो उसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं ऐसा ही इस जजमेंट को देख रहा हूं कि इस व्यक्ति विशेष को हो सकता है कि पुनर्जीवित कर दें, लेकिन बैनिंग संस्कृति को इस पूरे जजमेंट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया गया है, लेकिन उसका कानूनी उन्होंने जवाब नहीं दिया। एक कहा तो है कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए और वो तय करे कि क्या होना चाहिए। जो बड़ा सवाल अभी तक तो जहां तक आप ज्यादा जानते होंगे, अभी तक तो यही व्यवस्था नहीं है कि इसमें किया क्या जाए। मैं ऐसे मतलब 4 लोग लाठी लेके चले जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद होता है, पीछे से आके कलबुर्गी जैसे को गोली भी मार देता है। देश में हर नया व्यवस्था एक नए किस्म का शोषण और एक नए किस्म का बैरियर पैदा करता है, इसलिए मैं ऐसे किसी भी व्यवस्था का विरोध करता हूं। जो इसमें मूल प्रश्न है पूरे जजमेंट में, वो है कंगारू कोर्ट की व्यवस्था। कंगारू कोर्ट मतलब कि कहीं भी कोई झगड़ा हुआ तो आपने कभी दंगे के नाम पर आपने किसी चीज को बैन कर दिया, कहीं किसी चीज के नाम पर कर दिया। यहां पर सरकार ने इस किताब को बैन नहीं किया था, पुलिस ने बैन किया था। पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है, तो कोर्ट ने सरकार को इस बारे में आड़े हाथ क्यों नहीं लिया, सरकार के खिलाफ पेनल्टी क्यों नहीं लगाई। जिन पुलिस वालों ने बैन किया था बगैर अथॉरिटी, उनके खिलाफ उन्होंने क्यों नहीं प्रोसिक्यूट किया। ये जो बेसिक सवाल हैं जो देश भर में, ये पॉइंट है संजीव, अगर इस फैसले के साथ इसका लिटरेचर चाहे जितना भी अच्छा हो, अगर आदेश में सख्ती होती, उसका भी प्रदर्शन होता, तो ज्यादा उस पर असर होता कि उन अधिकारियों के खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया। अब मैं इसका बड़ा व्यापक रूप आपको बताता हूं। आज सबसे बड़ा माध्यम है एक्सप्रेशन का इंटरनेट। आज इंटरनेट में आप किसी का फेसबुक नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन सरकारें बड़े पैमाने पे क्या कर रही हैं, हरियाणा में, गुजरात में, दूसरी जगहों पे पूरा इंटरनेट बैन कर देती हैं। इंटरनेट बैनिंग के खिलाफ कानून व्यवस्था के नाम पे कौन करता है? में रखिए, उसका काम कौन करता है? पुलिस करती है। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। इस अथॉरिटी को चैलेंज किया गया गुजरात हाईकोर्ट में, गुजरात हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। प्रश्न इस बात का है कि आप इंटरनेट बैन कर सकते हैं, उसका तो सब कुछ बैन कर सकते हैं। देखिए, इसमें दो बात है। इसमें कंगारू कोर्ट के बारे में भी एक बात है कि ना ही नॉन स्टेट एक्टर को, कंगारू कोर्ट यूज नहीं किया गया, नॉन स्टेट एक्टर को इजाजत होगी कि वो तय करे कि क्या अनुमति योग्य है, परमिसिबल है, क्या नहीं है, ये उसमें कहा गया है। और जब भी किसी तबके से किसी लेखक या कलाकार पर हमला होगा या विवाद होगा, राज्य को पुलिस सुरक्षा देनी होगी। कुछ व्यवस्थाएं तो बनाई हैं इस आदेश के। मैं नहीं समझता हूं कि उनको बनाने का कोई अधिकार था या उनके पास मैंडेट था, या उनकी व्यवस्थाएं सही हैं। सीआरपीसी कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट गलत हो सकती है, कोर्ट गलत हो सकती है। उनका जजमेंट एक बहुत अच्छा लिटरेचर हो सकता है, एक बहुत अच्छा मैंडेट हो सकता है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हो सकता है। सीआरपीसी में इसके बारे में प्रावधान है। सीआरपीसी में प्रावधान ये है कि अगर कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट होगा, आप सरकार के पास कंप्लेन करिए, सरकार का जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसके बारे में बैन करेगा। तो आप एक नई व्यवस्था क्यों चाहते हैं? उस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि उसमें उन्होंने क्या हुआ कि वो पुनर्जीवित करने के चक्कर में जो उसके कानूनी पहलू हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के आज भी 1975 का एडीएम जबलपुर के ध्यान में रखना पड़ेगा कि अभी किसी वकील ने लिखा है कि प्रेयर क्या था, कोर्ट के सामने प्रार्थना क्या की। प्रार्थना ये थी कि इन पे आपराधिक मामला चलाया जाए और इनकी किताबों को वापस ले लिया जाए। आप वकील हैं तो और भी लोग वकील हैं। नहीं, उसमें 8-10 पिटीशन थी, कई पिटीशन थी। फिर अब हर एक जीतने की भावना से आप क्यों इतना रहते हैं? कुछ कभी कभी हारा भी कीजिए। मैं हार गया। अच्छा नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा इतना मेडल रख के? रवीश, मैं लगे हाथ विराग जी के सामने एक सवाल रख दे रहा हूं, वो दोनों का मिला के जवाब दे देंगे। मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शायद और सख्त होना चाहिए था इसके स्वर को, और कुछ ऐसे फैसले आने चाहिए थे कि जिनकी गलती है उनको सजा मिले। लेकिन मैं दूसरा सवाल जानना चाहता हूं, मेरे दिमाग में जो दूसरी जिज्ञासा है कि क्या बैन होने या न होने की जो संस्कृति है, हालांकि वो संस्कृति नहीं है, वो कानून है, क्या ये कानून बनाना कोर्ट के हाथ में है
ये कानून के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। कोर्ट विधायिका नहीं है, विधायिका तो कोई और है। कोर्ट को उस विधायिका की व्याख्या करनी है और उसको लागू करने का काम करना है, लागू करने के लिए आदेश जारी करना है। तो क्या कोर्ट बैन होने की संस्कृति के खिलाफ ही कोई फैसला सुना सकती है? एज सच मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, अभिव्यक्ति की आजादी के प्रसंग में 3 शब्द आते हैं: बहस, वकालत और उत्तेजना। आपको बहस करने की पूरी छूट है, आप किसी भी चीज पर कर सकते हैं। आपको एडवोकेसी करने की छूट है, आप किसी भी चीज की एडवोकेसी कर सकते हैं। तीसरा पक्ष है उत्तेजना, जहां जाकर किंतु परंतु शुरू होता है कि आप एक्साइट कर सकते हैं या नहीं किसी समुदाय को, आप बलवा खड़ा करवा सकते हैं या नहीं। यानी खतरनाक वहां मानी जाती है अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति जो खतरनाक मानी जाती है तो उसके बारे में वो जो खास धारा है उसकी संख्या बताएंगे हमारे मित्र। वो धारा ये कहती है कि उसे बारूद में चिंगारी की तरह होना चाहिए। वो दूर की कौड़ी भिड़ा के आप उस खतरे की ओर इशारा नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीजें जब हमारा संविधान कह रहा है और पेनल कोड कह रहा है, तो क्या कोर्ट के हाथ में ये है कि वो बैन होने मात्र को ही खारिज कर दे? पर विराग जी एक हाँ जवाब दीजिए। मेरा इसमें बहुत ही स्पष्ट, इसमें मैं समझता हूं कि शायद गलतफहमी है। पहले नंबर पर इस पुस्तक पर कभी भी कानूनी तौर पर बैन नहीं किया गया था। नहीं, इस पर तो नहीं हुआ। नहीं, बैन नहीं किया गया, उन पर दबाव डाला गया। 5000 आदमी आ जाए, एक बेचारा निरीह सा लेखक है, वो क्या कहां से लड़ लेगा? जो पुलिस की व्यवस्था थी वो ही मैं बोल रहा हूं कि ये पुलिसिया स्टेट बनता जा रहा है। वो पुलिसिया जो कार्रवाई थी वो असंवैधानिक पुलिस तो आएगी जब लोग किसी का घर जलाने जा रहे हैं और किसी को मारने जा रहे हैं, तो पुलिस तो आएगी, वो तो बीच बचाव का काम करेगी। आएगी, मान लीजिए कि कोई उसकी कार्रवाई असंवैधानिक थी, उस पर तो हम आपसे मुतमईन हैं कि मैं यही बोल रहा हूं वो उस पर सख्ती लेनी चाहिए थी। अगर कोर्ट सख्त कार्रवाई करती, पूरे देश भर में एक सख्त मैसेज जाता कि देश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देना है। कि कल के दिन कोई मामला हो, अगर मान लीजिए 5,000 लोग आ गए, आप उन 5,000 लोगों को बोलिए कि मैं इस आदमी को प्रोटेक्ट करूंगा, और तुम 5,000 लोगों को अगर आपत्ति है डीसी के पास जाओ, कोर्ट में जाओ। क्या संजीव जो इसमें लिखा हुआ है, अगर हम उसी का इस्तेमाल करें तो एक तरह से लोगों का एक लोकतांत्रिक नागरिक के रूप में शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होता है कि जब वो कह रहे हैं कि एक जीवंत और आधुनिक लोकतंत्र के नागरिक की ये पहचान होनी चाहिए कि वो अपने विरोधी के साथ साथ चले और अपने मुद्दों को सुलझाए और उसे गाड़े भी, एक तरह से उसको दफन भी करे और आगे भी बढ़े। अगर ये फैसला वो कह रहे हैं, समाज पे जो टिप्पणी कर रहे हैं जज साहब इस फैसले से, उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समाज में जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके बारे में तो मेरा ख्याल है कि विराग जी को भी कोई आपत्ति नहीं है। एक लोकतंत्र, मैं तो समझता हूं, और जिस वजह से मैंने इसको एक ऐतिहासिक फैसला कहा, वो वाक्य आया है इसमें कि एक इवॉल्विंग सोसाइटी के रूप में, एक विकसित होते हुए समाज के रूप में हमारे यहां जो असहिष्णुता बढ़ रही है, इंटॉलरेंस शब्द है इसमें बाकायदा, जो असहिष्णुता बढ़ रही है वो बहुत चिंताजनक है। तो उस समाज के बारे में जो भी टिप्पणियां इसमें हैं, उनकी वैधता से मेरा ख्याल है कि हमारे वकील दोस्त भी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मैं सवाल को दूसरे स्तर पर ले जाना चाहता था, या शायद वो स्तर खुद विराग जी की बात में आया भी था। विराग जी ने सीधा इस पर बात की कि प्रतिबंधित होना ही क्यों चाहिए किसी चीज को। बात तो इसकी हुई है ना। मैं ये कहता हूं कि क्या ये इस फैसले के संदर्भ में इस प्रश्न पर बात की जा सकती है, क्या यह मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ में है कि वो प्रतिबंधित होने न होने मात्र के बारे में फैसला दे दे, एक फैसला दे दे, एक कानून बना दे? मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। इन्होंने सख्ती की जो अपेक्षा नहीं बना सकते थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो 160 पेज का जजमेंट लिखा है, उसमें अगर लिटरेचर से अधिक देश के सारे कानूनों की व्याख्या करके अगर ये बताते कि पुलिस किसी भी किताब को बैन नहीं कर सकती है और किसी भी पुस्तक को बैन करने आर्गुमेंट है संजीव विराग का भी, न्याय संगत प्रक्रिया है और आइंदा से आप उसको पालन करेंगे। जब इतनी मेहनत की तो इन अच्छी बातों के साथ कुछ कानून और उसकी भी व्याख्या इसमें होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन नहीं है उसमें ध्यान दिलाऊंगा एक बात का, अगर आपका ब्रेक आने वाला है तो नहीं, आप बिल्कुल। मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि गौतम भाटिया का जो लेख है जिसका आपने हवाला दिया, वो ठीक इससे उल्टी बात से शुरू होता है। वो लेख ये आर्ग्यू करता है कि बैन करने का अधिकार प्रशासन का है, ये अधिकार कोर्ट का नहीं है, और इस जजमेंट ने इस चीज को अंडरलाइन नहीं किया। लेकिन उसने ये कह के छूट भी दी है कि ठीक है, इसका जो ठीकरा है इसी बार के फैसले पर नहीं फोड़ा जा सकता, ये कोर्ट्स हमेशा से करती आई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे संवैधानिक दायरे में प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रशासन और शासन का है,
और कोर्ट के हाथ में यह हक है कि वो फैसला करे कि प्रतिबंध सही था या गलत था। पर लेकिन गौतम विराट जी भाटिया- उल्टी बात कह रहे हैं। हाँ। विराट जी कह रहे हैं कि पुलिस को तो बैन करने का अधिकार होना अधिकार ही नहीं होना चाहिए। पर गौतम भाटिया ने एक और बात लिखी प्रशासन है, फर्क है। क्या आप इस बात से नहीं, लेकिन सहमत उसमें तो हैं जिलाधिकारी, कि नमक्कल के जिलाधिकारी भी शामिल है ना गौतम शांति वार्ता भाटिया में। ने एक और बात कही है कि ये फैसला इस तरह से लगता है कि चूंकि वो लेखक सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, उसकी बड़ी धाक है आलोचनात्मक जगत में, आलोचकों के बीच में, इसलिए है, लेकिन जो सम्मानित नहीं है, जो साधारण लेखक है, उसको ये फैसला उसे संबल नहीं देता है। क्या ऐसा लगता है? इसे समझ देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं। पहली बात तो मैं ये कहूं कि इसका पूरा टोन हाँ, लेखन के बहुत पक्ष में है। पक्ष में। हाँ, और चूंकि मैं साहित्य का आदमी हूं, इसलिए टोन मेरे लिए बहुत मायने कुछ रखता उदाहरण है। देकर बता सकते हैं क्या आप? मैं हाँ। उदाहरण दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो अंतिम निर्णय है, हाँ, उस निर्णय के पीठ पर आर्गुमेंट्स हैं। उस निर्णय के ठीक पीछे जो आर्गुमेंट है उसमें, ऑपरेटिव पार्ट के ठीक पीछे जो आर्गुमेंट है उसमें, और जो प्रेयर था उसको खारिज करते हुए जो बातें कही गई हैं उसमें हमें फर्क करना चाहिए। मुझे यह लगता है कि मुरुगन के एक प्रतिष्ठित लेखक होने, अवार्ड विनिंग लेखक होने, बहुत सम्मानित लेखक होने, दूसरों के द्वारा उनकी प्रशंसा किए जाने की जो बात इस फैसले में की गई है, वो सिर्फ इस संदर्भ में की गई है कि जो प्रेयर है वो कह रहा है कि ये बहुत खराब लेखक हैं, इनकी भाषा बहुत वल्गर है, अमर्यादित है, विभत्स है, नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। ये सारी बातें जो याचिका दायर करने वाले हैं वो कह रहे हैं। तो उनके आर्गुमेंट्स को खारिज करते हुए कोर्ट ये बातें कहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये बात फिर भी ऑपरेटिव पार्ट के से थोड़ी दूर है। ऑपरेटिव पार्ट जिस आर्गुमेंट से गाइडेड है, जिस आर्गुमेंट की वजह से वो ऑपरेटिव पार्ट आ रहा है, वो ये है कि एक लेखक को लिखने की आजादी होनी चाहिए। अगर आप कला कर्म पर, सांस्कृतिक कर्म पर और लेखन कर्म पर इस तरह से हमला करेंगे कि वो कोई भी नई बात नहीं कह सकता, आपकी किसी भी पुरानी धारणा के खिलाफ नहीं जा सकता, तो कोई भी मौलिक कार्य हो ही नहीं पाएगा। और ये सबसे बड़ा रहे आर्गुमेंट हैं है कि अगर आपके लिए कोई बात अस्वीकृत है या आप उससे सहमत नहीं हैं, तो जरूरी नहीं कि वो बात अश्लील है, अनैतिक या अभद्र है। तो एक तरह से वो प्रतिबंध की संस्कृति के खिलाफ ही टिप्पणी कर रहे हैं। कि उसका आधार ही तो यही होता है ना कि आप इसको ज्यादा, कई मामलों में ये आधार हो जाता है कि ये चूंकि अश्लील है, अनैतिक है, अभद्र है, किसी को आहत करने वाली बात है, प्रसंग है, तो इसलिए उसको बैन किया जाता है। उन्होंने आगे ये भी बोला कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप उस किताब को नहीं पढ़िए। हाँ, मत पढ़िए आप उसको। उन्होंने आगे ये भी बोला। और लेकिन उन्होंने पढ़ने की भी बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि पढ़ने की अपनी सामाजिक प्रक्रिया क्या है, एक व्यक्ति की अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है। तो इस फैसले का ये भी तो एक दोनों पक्ष होता है। ठीक है, कानूनी पक्ष के रूप से आपको लगता है, पर इस फैसले का सामाजिक राजनीतिक पक्ष बहुत गंभीर है। जो संजीव ने शुरू में कहा कि जो आज का माहौल है वैसा माहौल लेकिन हमेशा ही रहता है। वैसे लेखन के मामले में अलग अलग तरीके के विवाद होते ही रहते हैं। रवीश, लेकिन इस पर भी मैं अलग से जोर देना चाहूंगा कि मुरुगन की प्रशंसा में जो बातें कही गई हैं या उनकी लेखकीय प्रतिष्ठा के संबंध में जो बातें कही गई हैं, उनको सीधे इसके ऑपरेटिव पार्ट से यानी अंतिम फैसले से जोड़कर न देखा जाए। ऐसी बहुत सारी बातें 160 पृष्ठ के जजमेंट में आएंगी और उन बातों को कहने से आप जज को रोक नहीं सकते। आप जज को लगता है कि हाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है, तो आमतौर पर वो उसने कही है। शेक्सपियर को कोट कर देते हैं, 2-4 बार श्लोक लिख देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन प्रतिष्ठित है इसलिए उसको शेक्सपियर छोड़ दिया काफी जाए। पढ़ा जाता है लगता है। नहीं, जज इसका लोग मतलब काफी- ये नहीं है कि हाँ। फैसला ये कह रहा है कि चूंकि वो प्रतिष्ठित है इसीलिए उसको छोड़ दिया जाए। फैसला ये नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में भी कोई मंटो है, आज की तारीख में भी कोई काफका है, तो उसके पक्ष में ये जजमेंट खड़ा है। अगर वो लेखक एक बात बताइए, सच बताइएगा, क्या ये जजमेंट इसलिए भी आकर्षित किया आप लोगों को कि क्या सचमुच आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस दौर में अदालतें अभिव्यक्ति के पक्ष में नहीं हैं, वो कमजोर पड़ रही हैं, उसमें ये बात आई है तो आपको बड़ी बात लग रही है? अगर आप देखें तो तमाम पिछले फैसलों में, कुछ फैसलों में जरूर बैन किया गया है, लेकिन कुछ फैसलों में उसकी रक्षा भी की गई है, मतलब इन बातों की। नहीं, खुद अनिर्बन और उमर खालिद को जब जमानत मिली तो वो फैसला भी एक खूबसूरत फैसला था और उसका टोन भी इसी तरह का था। हालांकि वो जमानत का फैसला है, वो कोई अंतिम जजमेंट नहीं है। इस तरह के और भी कई फैसले। क्या ये भरोसा कमजोर हुआ था लेखन समुदाय में कि ये निश्चित रूप से कमजोर हुआ नहीं है,
इसलिए वो बातें जो लेखन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति जानता है और लिखता भी है और यही वो कहता भी है, वो बात एक जज की तरफ से आता है तो उसे इतनी संप्रेषित, इतनी कम्युनिकेट क्यों करती है वो बात? उसको लगता है कि एक ऐसे मंच से ये बात आ रही है जो मंच इन सारी चीजों को तय करने का मंच है। हम अपने स्तर पर जो बातें कहते हैं वो एक लेख में एक लेखक के अच्छे तर्क के रूप में आकर रह जाती हैं, लेकिन उनसे अंततः कुछ होता नहीं है। अंततः होता जिन जगहों पर जाकर है, वो अदालतें हैं, वो पुलिस प्रशासन है, वो सरकार है, ये सारी जगहें हैं जो बहुत ही निर्णायक स्थिति में है। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी इस फैसले को लेकर इतना उत्साह महसूस। सवाल खड़े किए हैं। एस गुरुमूर्ति ने एक लेख लिखा है, मैं उसको पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने पूछा है कि इस फैसले पे हर्षित होने वाले लोग, उन्होंने 5-6 किताबों के नाम बताए हैं। उन्होंने कहा है कि नेहरू जी पे जो मथाई की किताब है, या सैटेनिक वर्सेस है, या बाल ठाकरे पे किताब है, या अंबानी पर जो पॉलिस्टर प्रिंस की किताब है, उन किताबों पर बड़े ही गुपचुप तरीके से प्रतिबंध लगे और उन प्रतिबंधों के खिलाफ कोई आवाज नहीं आई। तो ये तो सत्ता ही फैसला करेगी कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी खराब है। तो कुछ प्रतिबंधों पर हर्षित होने वाले लोग कुछ प्रतिबंधों के हट जाने से उत्साह ये बात भी सही है। अभी राणा अयूब की किताब पे सब चुप्पी मार गए, मतलब उस तरह से है ना कि किसी ने वो चर्चा करने में भी डरते रहे। हालांकि रिलीज में काफी लोग गए थे, पत्रकार वगैरह लोग गए थे। हाँ। ये भी रेखांकित करना चाहिए कि हमने तो सुना बैठने की जगह नहीं थी। अगर समाज वहां मौजूद है तो अच्छा है कि टीवी वहां नहीं है, लेकिन फिर भी इस सवाल का अगर आप जवाब दे दें तो समय कम है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। पॉलिस्टर प्रिंस अंबानी की किताब है और बाल ठाकरे की किताब है, बाल ठाकरे पे कोई। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और आप समझ सकते हैं कि क्यों आखिरकार प्रतिबंध मात्र के खिलाफ मैं नहीं हूं। मैं इससे सहमत हूं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको संभवतः किसी राजनीति की वजह से, किन्हीं गलत कारणों से प्रतिबंधित किया गया होगा। ऐसी हर जगह पर अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और मुझे पसंद नहीं आती है, मैं नहीं पढ़ूंगा, या अगर मुझे लगता है कि वो सामाजिक सामंजस्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है तो मैं उसके खिलाफ जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ अपील दायर करूंगा। तो ये अधिकार मेरा है। मेरा तो बस 2 ही सवाल हैं। इंटरनेट के युग में कोई भी प्रतिबंध, एक मैं मानता हूं बड़ा पूंजीवादी है। जो बड़ा आदमी है उसके सारे विचार अभिव्यक्त हो रहे हैं, छोटे आदमी को आप सब तरह से बैरियर लगा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो छोटे बैंक पूंजीवादी जगह कि बड़े लोगों के हक में ज्यादा फैसला बड़े, नंबर 1। नंबर 2, सरकारें अब छोटे प्रतिबंध के बजाय इंटरनेट ही प्रतिबंध करने का जब अधिकार ले लेती हैं और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट हामी भर देती है, तो उसके बाद आपको लगता है कि अदालतें कमजोर हैं? जो सवाल मैंने संजीव से पूछा था। नहीं, अदालतें कमजोर नहीं है। मैं समझता हूं कि अदालतों में व्यक्ति केंद्रित फैसले आते हैं। व्यक्ति केंद्रित, यही अगर मान जज केंद्रित यही मान लीजिए दूसरे किसी के पास आता, हो सकता है डिसमिस कर देता और बोलता है कि ये फैसला, ये मैटर मेरे पास आप क्यों लाए? शायद हम जैसे लोग, मैं खुद चौंका भी था कि एक तो जिस तबीयत का हर किसी की अपनी एक फितरत हो जाती है, तो ये स्कॉलरशिप पसंद आई। मतलब इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, मैं दर्शकों से क्यों छुपाऊं कि उनके लिखने की शैली, विद्वता और एक संदर्भ और उदारता, ये बात पसंद है। इसलिए आमतौर पे फैसलों में हम जज का नाम भी नहीं लेते और ध्यान भी नहीं देते। इससे पता चलता है कि हमारी न्यायपालिका में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चिंतन को रूखी सूखी, कानून की रूखी सूखी व्याख्या से आगे जाकर देख सकते हैं। और वो शायद जो आप कह रहे हैं ना, धारा 1, 2, 3, 4, 5, 25, आर्टिकल A, B, T, उससे कहीं ज्यादा लोगों को कम्युनिकेट करती हैं, बात पहुंचा देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मणिपुर से संबंधित एक बड़ी खबर है, वो मैं नहीं छोड़ना चाहता दूसरे हिस्से में, वो मैं पेश करूंगा ब्रेक के बाद। थैंक यू। क्या ऐसा हो सकता है कि मणिपुर में पिछले 20 सालों में 1528 लोग फर्जी मुठभेड़ में मार दिए गए हों? सेना के द्वारा फर्जी मुठभेड़ में मारे जाने की तमाम खबरें आती रहती हैं, जिससे हमेशा इनकार किया जाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के संदर्भ में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। कोर्ट ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा AFSPA पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सेना और अर्धसैनिक बल अशांत इलाकों में अत्यधिक और बदले की भावना से प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
इसलिए 1528 फर्जी मुठभेड़ों की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी करेगी। इन मुठभेड़ों में मारे गए लोगों के परिवार वालों और इम्फाल की मानवाधिकार संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि अगर सुरक्षा बलों के जवान को इसलिए तैनात किया जाता है या नौकरी दी जाती है कि वो अपने ही नागरिकों को सिर्फ शक या आरोप के आधार पर दुश्मन मान उनकी हत्या करने लगे, तो ये न सिर्फ कानून के राज के लिए बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी गंभीर खतरे की बात होगी। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि दुश्मन से निपटने में भी कानून लागू होते हैं। अगर उसमें भी कानून से आगे जाकर ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सामान्य कोर्ट में हो सकती है। जरूरी नहीं कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ही हो। कोर्ट का यह आदेश फर्जी मुठभेड़ का दावा करने वाले परिवारों और संगठनों के लिए बड़ी जीत है। अभी तक ऐसे दावों को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खारिज कर दिया जाता रहा है। इस याचिका पर पहले सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व लोकायुक्त और सुप्रीम कोर्ट में ही जज रहे संतोष हेगड़े को जांच के लिए काम दिया। 2013 में संतोष हेगड़े ने जांच की। सिर्फ 6 मामलों को उन्होंने जांच का आधार बनाया और पाया कि इन सभी 6 मामलों में फर्जी मुठभेड़ हुई है। दूसरी तरफ मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी तरफ से जांच की। दोनों मिलाकर 62 मामले फर्जी पाए गए। केंद्र सरकार ने अदालत से गुजारिश की थी कि इस रिपोर्ट को रद्द कर दें, लेकिन कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि पहले 1528 केस से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा की जाएं। इसकी जांच कौन करेगा, इस पर बाद में आदेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन 62 केसों से जुड़े दस्तावेज कोर्ट के पास हैं, उस पर सुनवाई अब 13 अगस्त से हो सकती है। वहीं इस दौरान कोर्ट के सामने मानवाधिकार आयोग ने एक और बात कही कि वो एक टूथलेस टाइगर बनकर रह गया है, अर्थात दंतहीन शेर, क्योंकि उसके जांच के आदेश और मुआवजा देने के आदेशों को मणिपुर सरकार मानती ही नहीं है। इसके बाद कोर्ट मानवाधिकार आयोग को ज्यादा अधिकार देने पर विचार करने को तैयार हो गया। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट देश के अशांत क्षेत्रों में सेना को अतिरिक्त अधिकार देता है। इसके तहत सेना लोगों को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, किसी भी जगह छापे मार सकती है और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। अफस्पा का सबसे उग्र विरोध मणिपुर में ही हुआ। इस कारण 12 अगस्त 2014 को एक्ट को 7 विधानसभा क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया, जिसमें इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी शामिल है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में लौटी तो हटा देगी। कांग्रेस सत्ता में लौटी, लेकिन अफस्पा नहीं हटा। तब केंद्र में उसकी सरकार भी थी। हर चुनाव में पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा को हटाना एक बड़ा मुद्दा रहा है, जहां मणिपुर में इसे दिसंबर 2015 में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मणिपुर कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि अशांत क्षेत्र मानते हुए 1 साल के लिए इसे बढ़ा दिया जाए। वहीं इसी महीने नागालैंड को फिर से अशांत क्षेत्र मानते हुए अगले 6 महीने तक आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू करने का फैसला किया गया। पूर्वोत्तर से इस एक्ट का सबसे बड़ा विरोध का चेहरा इरोम शर्मिला है। पिछले 16 साल से इरोम शर्मिला अफस्पा हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उन पर आत्महत्या की कोशिश का आरोप है। शर्मिला इस आरोप का लगातार खंडन करती रही। उन्होंने साफ साफ कई बार कहा कि उनका मकसद भूख हड़ताल कर आत्महत्या करना नहीं है। 4 नवंबर 2000 से वो भूख हड़ताल पर हैं। नाक के जरिए तरल भोजन दिया जाता है। इस साल फरवरी में उन्हें इम्फाल की एक अदालत ने आत्महत्या की कोशिश के एक आरोप से बरी कर दिया। इरोम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अक्टूबर 2006 में 4 अक्टूबर को अनशन किया था। तब उन पर आत्महत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज हुआ। दिल्ली की अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया। इरोम ने बॉन्ड भरने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रही हैं। तब जज ने उनके पिछले भरे बॉन्ड को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इस पूरे संघर्ष में इरोम शर्मिला के कई साथी अलग भी हट गए, लेकिन वो न रुकी न झुकी। उन्होंने कोर्ट से बरी होने के बाद कहा था कि मेरा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अफस्पा को हटाया नहीं जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे जेल से छोड़ा गया है या नहीं।